नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। ये कोई आम क्लास नहीं होने वाली है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्ट बेस्ड और वो क्लास है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर और आईटी से जुड़े हुए 500 से अधिक आपको आज मास्टर नोट्स मिलने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यकीन मानकर चलिए, अगर आपने आज की ये क्लास कंप्लीट कर ली और एक बार इसका रिवीजन कर लिया तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न कोई भी परीक्षा में गलत नहीं होगा अगर पेपर आपके सिलेबस के अनुसार बनता है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर चाहे आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, पीटी 2026 की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य किसी एग्जाम की, बहुत ही कम फीस है। आपको यूपी जीके के कंप्यूटर के विधिवत नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे। ना सिर्फ थ्योरी, साथ में आपको वन लाइनर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। आज के ये नोट्स देखिएगा और ऐसे ही नोट्स मैं आपको प्रिंटेबल फॉर्म में उपलब्ध कराऊंगा लोअर पीसीएस बैच में, जहां से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। एएससी हाईकोर्ट के बैच में भी ये नोट्स मैं उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर मैसेज करिए, अपने एग्जाम का नाम लिखिए और आपको सारे नोट्स हम उपलब्ध कराएंगे बहुत ही कम फीस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज की ये कंप्यूटर की क्लास आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। बस आपको करना क्या है, अंत तक इस क्लास में बने रहना है और ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। शुरुआत करेंगे कंप्यूटर के इतिहास एवं पीढ़ियों से। चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इन्होंने डिफरेंस इंजन 1822 में और एनालिटिकल इंजन 1833 का आविष्कार किया था। एनालिटिकल इंजन में पहली बार इनपुट, मिल यानी कि प्रोसेस, स्टोर यानी कि मेमोरी और आउटपुट की अवधारणाएं दी गई थीं जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार है। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। इन्होंने 1936 में ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट दिया और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के एनगिमा कोड को तोड़ा था। दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस को माना जाता है। इन्होंने चार्ल्स बेवेज के मशीन के लिए वर्नोली नंबर्स का एल्गोरिथम लिखा और बाइनरी प्रणाली का सुझाव दिया था। अवेकस दुनिया का पहला गणना यंत्र है। इसका आविष्कार चीन बेबीलोन में लगभग 3000 ईसा पूर्व हुआ और इसे मूल रूप से सुआन पान कहा जाता था। इनेक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, दुनिया का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था जो 1946 में बना। इसके आविष्कारक जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मौचली थे। यूनिवैक 1951 दुनिया का पहला कमर्शियल व्यापारिक कंप्यूटर था। यूनिवैक 1 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अभी हाल ही में एक परीक्षा में यूनिवैक का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर यानी कि बनावट का श्रेय जॉन वॉन न्यूमैन को जाता है। इन्होंने 1945 में स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया जिसका उपयोग पहली बार इडवैक कंप्यूटर में हुआ था। प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955 के कंप्यूटरों में मुख्य स्विचिंग हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग होता था। देखिए, ये जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या प्रयोग होता था ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ज्यादातर यही पूछा जाता है कि इस जनरेशन में क्या प्रयोग हुआ। अलग अलग किताबों में ये टाइम ड्यूरेशन अलग अलग देखना को मिल जाएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझते थे। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 में होती है। इनकी गति मिली सेकेंड में मापी जाती थी और ये बैच प्रोसेसिंग ओएस पर आधारित थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लैब्स में विलियम शॉकले, जॉन वार्डिन और वाल्टर ब्रेटन ने किया था। यह सिलिकॉन जर्मेनियम से बनता है। द्वितीय पीढ़ी में असेंबली भाषा तथा उच्च स्तरीय भाषाओं हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कोबोल और
फोर्ट्रान का विकास हुआ। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग शुरू हुआ। तृतीय पीढ़ी की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटरों में सबसे बड़ी विशेषता इनकी आईसी चिप का प्रयोग था, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप का आविष्कार 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नायस ने किया था। इसी पीढ़ी में कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग पहली बार हुआ। ओएस, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हुए। तो आईसी के आने से, इंटीग्रेटेड सर्किट के आने से क्या हुआ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइम शेयरिंग हो गए और मल्टी प्रोग्रामिंग हो गए। आईसी चिप मुख्य रूप से सिलिकॉन नामक अर्धचालक धातु की बनी होती है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी के कारण माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। इसी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर पीसी, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और इंटरनेट का जन्म हुआ। उदाहरण के लिए आईबीएम पीसी और एप्पल टू। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। इसे 1971 में फेडरिको फागिन और मार्सियन हाफ ने इंटेल कंपनी के लिए बनाया था। ये 4 बिट का प्रोसेसर था। पांचवी पीढ़ी में फिफ्थ जनरेशन, जो 1989 से वर्तमान तक के लिए है, कि कंप्यूटर यूएलएसआई पर आधारित है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इनका मुख्य आधार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग है। ये पैरेलल प्रोसेसिंग और ऑप्टिकल फाइबर तकनीकी का उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे हार्डवेयर एवं सीपीयू आर्किटेक्चर की, जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपके शरीर का आर्किटेक्चर है, आपका शरीर का हड्डियों का ढांचा है, वैसे ही कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं। वे सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मॉनिटर है, कीबोर्ड है, मदरबोर्ड है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जैसे आपका मस्तिष्क है, वैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके 3 मुख्य आंतरिक भाग हैं। एक तो एएलयू होता है, और दूसरा होता है सीयू, जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और तीसरा होता है रजिस्टर्स। आधुनिक प्रोसेसर 64 बिट आर्किटेक्चर पर कार्य करते हैं। एएलयू की बात करें, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करें, तो सभी गणितीय जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तार्किक तुलना गणनाएं संपन्न करता है। तो जो एलयू है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। ये सभी गणितीय, यानी कि जो आपके गणित के जोड़ हैं, घटाव हैं, गुणा है, भाग है और जो तार्किक गणनाएं होती हैं वो संपन्न करता है। इनके लिए कंप्यूटर एंड और नॉट जैसे गेटों का प्रयोग करता है। वो क्या होते हैं, उनका बेसिक जानकारी आज मैं आपको बताऊंगा। सीयू, कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र है, यानी कि नर्व सिस्टम है। यह स्वयं कोई डेटा प्रोसेस नहीं करता, बल्कि टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स भेजकर पूरे हार्डवेयर को निर्देशित करता है। रजिस्टर्स की बात करें तो सीपीयू के अंदर स्थित सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी होते हैं। ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट से बने होते हैं। प्रोग्राम काउंटर वह रजिस्टर है जो अगली निष्पादित होने वाली लाइन का पता रखता है। एक्यूमुलेटर एलयू के मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर क्या है, वर्तमान में प्रोसेस हो रहे निर्देश को रखता है। सिस्टम बस की बात करें तो मदरबोर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक तारों का समूह है। इसके 3 प्रकार हैं। एक है डेटा बस, डेटा ले जाती है, और ये बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि द्विदिशा होती है, यानी कि डेटा आ भी सकता है और डेटा जा भी सकता है। एड्रेस बस होती है, मेमोरी का पता ले जाती है, और ये यूनि डायरेक्शनल होती है कि एक ही दिशा में काम करेगी। केवल सीपीयू से मेमोरी की ओर काम करती है। कंट्रोल बस है, यह नियंत्रण संकेत ले जाती है, रीड राइट सिग्नल ले जाती है। मदरबोर्ड को पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। ये फाइबर ग्लास और तांबे का बना मुख्य बोर्ड होता है। मदरबोर्ड का ट्रैफिक कंट्रोलर चिपसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? चिपसेट। और इसमें चिपसेट में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नॉर्थ ब्रिज और दूसरा होता है साउथ ब्रिज। एसएमपीएस क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। घर की एसी बिजली को कंप्यूटर के पुर्जों के लिए आवश्यक डीसी में बदलता है। तो जो आपके घर में एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, उस बिजली को कंप्यूटर के पुर्जों के लिए आवश्यक डीसी में बदलता है, यानी कि डायरेक्ट करंट में बदलता है। सीमॉस की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एक छोटी सेल बैटरी है। कंप्यूटर बंद होने पर भी यह बायोस की सेटिंग्स, तारीख और समय को
सुरक्षित रखती है। सीपीयू के कार्य करने की गति को क्लॉक स्पीड कहते हैं, जिसे हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। सामान्य कंप्यूटर की जो गति है वो एमआईपीएस में मापी जाती है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापी जाती है। मल्टी कोर की बात करें तो मल्टी कोर तकनीकी का अर्थ है कि एक ही माइक्रोचिप पर कई स्वतंत्र प्रोसेसर लगाना, जैसे डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, जिससे पैरेलल प्रोसेसिंग संभव होती है। इंस्ट्रक्शन साइकिल के 4 चरण होते हैं। एक होता है फेच, रैम से निर्देश लाना। दूसरा होता है डिकोड, सीयू द्वारा निर्देश को डिकोड करना या समझना। और तीसरा होता है एग्जीक्यूट, एलयू को द्वारा कार्य करना। और स्टोर होता है परिणाम सेव करना। रिस्क और CISC प्रोसेसर। रिस्क यानी कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इनमें कम और सरल निर्देश होते हैं, गति तेज होती है। उदाहरण के लिए एप्पल M सीरीज, ARM और स्मार्टफोन प्रोसेसर। CISC में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जटिल निर्देश होते हैं। उदाहरण के लिए इंटेल और AMD के डेस्कटॉप प्रोसेसर। मूर का नियम क्या है? इंटेल के सह संस्थापक गार्डन मूर ने 1965 में कहा था कि माइक्रोचिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या हर 18 से 24 महीने में दोगुनी हो जाएगी। इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड मुख्य इनपुट डिवाइस है, जिसका डिफॉल्ट लेआउट QWERTY होता है। आविष्कारक क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने 1868 में कीबोर्ड की खोज की थी। आधुनिक कीबोर्ड मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मेम्ब्रेन होते हैं, रबर डोम, और दूसरा होता है मैकेनिकल स्विच आधारित। शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट की को मॉडिफायर कीज कहते हैं, मॉडिफायर कुंजियां कहते हैं, क्योंकि ये अकेले काम नहीं करती बल्कि अन्य कुंजियों के साथ मिलकर उनका अर्थ बदल देती हैं। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक को टॉगल कुंजियां कहते हैं। एक बार दबाने पर फंक्शन चालू, दोबारा दबाने पर बंद होता है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आविष्कारक इसके डगलस एंजलबार्ट हैं। इन्होंने 1964 में माउस का निर्माण किया था या आविष्कार किया था। दुनिया का पहला माउस लकड़ी का बना था। आधुनिक माउस के प्रकार, एक तो ऑप्टिकल माउस होता है, सतह पर गति ट्रैक करने के लिए LED प्रकाश और सेंसर का उपयोग करते हैं। दूसरा होता है लेजर माउस, ये कांच पर भी काम कर सकते हैं और बहुत सटीक होते हैं। अन्य पॉइंटिंग डिवाइस की बात करें तो जॉयस्टिक होती है। इसकी खोज राल्फ वेयर ने की थी। फ्लाइट सिमुलेटर और वीडियो गेम्स के लिए प्रयुक्त होती है। ट्रैक वॉल की बात करें तो उल्टे रखे माउस की तरह कैड डिजाइन में प्रयुक्त होती है। लाइट पेन की बात करें तो CRT मॉनिटर पर सीधे चित्र बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। OMR की बात करें तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन का उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की बहुविकल्पीय उत्तर पुस्तिकाओं के काले गोलों को प्रकाश के परावर्तन से जांचने के लिए किया जाता है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, स्कैन की गई इमेज के अंदर मौजूद अक्षरों की आकृति पहचान कर उसे एडिटेबल डिजिटल टेक्स्ट में बदलता है। MICR की बात करें, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन की बात करें तो का उपयोग बैंकिंग में चेक को तेजी से प्रोसेस करने के लिए होता है। बैंक चेक के नीचे 9 अंकों का MICR कोड होता है। पहले 3 अंक शहर, अगले 3 बैंक और अंतिम 3 ब्रांच से संबंधित होते हैं। बार कोड रीडर BCR, आविष्कारक इसके नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड थे। पहले बंडी बारकोड आते थे, उत्पादों पर छपी काली सफेद खड़ी रेखाएं। फिर आया 2D बारकोड, जो होता है आपका QR कोड। जापानी कंपनी डेंसो वेब ने 1994 में विकसित किया था। यह बंडी की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक डेटा रखता है। स्कैनर की बात करें तो रे कुर्जविल ने इसका आविष्कार किया। भौतिक कागज यानी कि हार्ड कॉपी को स्कैन करके उसे डिजिटल इमेज सॉफ्ट कॉपी के रूप में कंप्यूटर में सेव करता है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, जो मुख्य आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर गुणवत्ता के मापदंड क्या होते हैं? तो पिक्सल होता है, स्क्रीन के सबसे छोटे रंगीन बिंदु। फिर आता है रिजोल्यूशन, स्क्रीन पर कुल पिक्सल की संख्या विड्थ गुणे हाइट करके निकलती है। डॉट पिच की बात करें तो 2 पिक्सल के बीच की दूरी, डॉट पिच जितनी कम होगी छवि उतनी स्पष्ट होगी। रिफ्रेश रेट, स्क्रीन प्रति सेकंड कितनी बार रिड्रा होती है, हर्ट्ज में नापा जाता है। मॉनिटर के प्रकार की बात करें तो CRT, कैथोड रे ट्यूब। आविष्कारक कार्ल
फर्डिनेंड वुरोन इलेक्ट्रॉन गन पर आधारित पुराने मॉनिटर, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बैकलाइट के रूप में सीसीएफएल ट्यूब का उपयोग, एलईडी में लाइट इमिटिंग डायोड उसका फुल फॉर्म होता है। बैकलाइट में एलईडीज का प्रयोग पतले और ऊर्जा कुशल होते हैं, यानी कि कम बिजली में काम कर लेते हैं। ओएलईडी जो होते हैं ऑर्गेनिक एलईडी होते हैं, बिना बैकलाइट के काम करता है, ट्रू ब्लैक रंग दिखाता है। प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। गुणवत्ता किस में मापी जाती है? डीपीआई में मापी जाती है, डॉट्स पर इंच में। गति पीपीएम पेजेस पर मिनट में मापी जाती है। कलर प्रिंटर सीएम बाई के स्याही का उपयोग करते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? हथौड़े या पिन से रिबन पर चोट करके प्रिंट करते हैं, शोर अधिक करते हैं ये प्रिंटर। उदाहरण के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डीएमपी, रेलवे टिकट मशीन जो होती है, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कौन होते हैं? गैरी स्टार्क वेदर ने इसकी खोज की थी। यह एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। यह सूखी स्याही, लेजर बीम और फोटो सेंसिटिव ड्रम स्थैतिक विद्युत का उपयोग करता है और यह सबसे तेज होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है? इसमें तरल स्याही का उपयोग होता है, लिक्विड इंक का, जिसे सूक्ष्म नोजल से स्प्रे किया जाता है। फोटो प्रिंटिंग के लिए ये बेस्ट होते हैं। थर्मल प्रिंटर की बात करें, ये विशेष हीट सेंसिटिव कागज को गर्म करके अक्षर उभारता है। इसका उपयोग एटीएम रसीद और पीओएस स्वाइप मशीनों में होता है। स्याही जल्दी उड़ जाती है, तो जो कागज आपको मिलता है वहां पर उसको गर्म करके उस अक्षर वाले जगह पर उसको प्रिंट किया जाता है, तो हल्का सा कागज वहां पर जल जाता है, तो वो काला हो जाता है। समय के साथ ये काला रंग उड़ जाता है और आपकी रसीद बिल्कुल प्लेन हो जाती है। एटीएम रसीद है, जो आपको मॉल्स में बिल मिलते हैं, वो भी इसी पर आधारित होते हैं, इसी पर प्रिंट होते हैं थर्मल प्रिंटर से। प्लॉटर की बात करें तो यह एक बहुत बड़ी आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग बड़े इंजीनियरिंग नक्शे, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन और ड्राइंग और बैनर उच्च गुणवत्ता में छापने के लिए होता है। जो आप बड़ी बड़ी होर्डिंग्स देखते हैं वो प्लॉटर से ही प्रिंट होती हैं। अब हम बढ़ेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है मेमोरी और स्टोरेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। कंप्यूटर मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई बिट यानी कि बाइनरी डिजिट है, जो मशीन की 0 या 1 अवस्था को दर्शाती है। 4 बिट्स मिलकर एक निबल यानी कि आधा बाइट बनाते हैं और 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। मेमोरी मापने की यूनिट्स की अगर बात करें तो 1024 बाइट्स में 1 किलोबाइट होते हैं, 2 की पावर 10। 1024 किलोबाइट में 1 MB होता है, यानी कि मेगाबाइट्स होता है, 2 की पावर 20। 1024 MB में 1 GB होता है, यानी कि 2 की पावर 30। 1024 TB में GB में 1024 GB में 1 TB होता है, यानी कि 2 की पावर 40 वाइट्स। ऐसे ही ये लगातार बढ़ती जाती है और आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कैश मेमोरी की बात करें तो यह सीपीयू और रैम के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। यह लोकलिटी और रेफरेंस सिद्धांत पर काम करती है। बार बार उपयोग होने वाले डेटा को सेव रखती है। इसमें 3 तरीके के स्तर होते हैं। एक L1 होता है जो सीपीयू के अंदर और यह सबसे तेज होता है। दूसरा होता है L2 और तीसरा होता है L3 और ये मदरबोर्ड पर शेयर की गई होती हैं। बात करते हैं मेमोरी पदानुक्रम की, उनकी स्पीड की। तो फास्टेस्ट से स्लोएस्ट यानी कि सबसे तेज से सबसे धीमी की तरफ बढ़ेंगे, तो सबसे तेज जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर्स की होती है। उसके बाद कैश मेमोरी आती है। कैश मेमोरी में भी 3 लेवल देखने को मिलते हैं, L1, L2, L3। और फिर उसके बाद आती है मुख्य मेमोरी जो रैम होती है, और फिर आती है सेकेंडरी स्टोरेज जो SSD और HDD होती है, और इसके बाद आती है मैग्नेटिक टैब। SSD और HDD में SSD तेज होती है, HDD धीमी होती है। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। एक अस्थाई प्राथमिक मेमोरी है। पावर कट होते ही इसका डेटा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वर्तमान में रन हो रहे प्रोग्राम इसी में लोड होते हैं। एस रैम की बात करें, स्टैटिक रैम की, तो यह फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। यह महंगी है और कैश मेमोरी बनाने के काम आती है। डी रैम की बात करें, डायनेमिक रैम की, यह कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से बनी होती है। डेटा बचाने के लिए इसे हर सेकंड हजारों बार रिफ्रेश करना पड़ता है। यह कंप्यूटर की मुख्य रैम होती है। रोम की बात करें, रीड ओनली मेमोरी एक स्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें सिस्टम को चालू करने वाला बायोस
प्रोग्राम स्टोर होता है, इसे फर्मवेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो किसमें स्टोर होता है? वो रोम में स्टोर होता है, रीड ओनली मेमोरी में। रोम के प्रकार होते हैं पी रोम और ईपी रोम। पी रोम प्रोग्रामेबल में रोम है, इसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। ईपी रोम, इसके डेटा को मिटाने के लिए चिप को पराबैंगनी किरणों यूवी रेस के संपर्क में रखना पड़ता है। ईईपी रोम की बात करें, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम, तो सबसे उन्नत रोम है। इसके डेटा को चिप निकाले बिना ही विद्युत सिग्नलों द्वारा बाइट दर बाइट आसानी से मिटाया जा सकता है। पेन ड्राइव, एसएसडी, मेमोरी कार्ड और मोबाइल की स्टोरेज फ्लैश मेमोरी के उदाहरण हैं। फ्लैश मेमोरी ईईपी रोम का ही तेज रूप है, जिसमें डेटा बाइट की बजाय पूरा ब्लॉक में मिटाया जाता है नैंड फ्लैश तकनीकी से। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये डेटा को स्थायी रूप से विशाल मात्रा में स्टोर करती हैं, और ये एसडीडी और एसडीडी, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। मैग्नेटिक टेप की बात करें तो यह एक सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है, डेटा क्रमानुसार पढ़ा जाता है। इसका उपयोग आज भी डेटा आर्काइविंग, सर्वर बैकअप के लिए होता है। एसडीडी की बात करें, हार्ड डिस्क ड्राइव की, तो आईबीएम ने 1956 में इसकी खोज की थी। इसमें डेटा विद्युत चुंबकीय तकनीकी से स्टोर होता है। इसमें एल्यूमिनियम प्लेट्स होती हैं, जिन्हें प्लेटर्स कहते हैं। ये वृत्ताकार ट्रैक्स और सेक्टर्स में बटी होती हैं। एक सेक्टर में 512 बाइट्स डेटा आता है। हार्ड डिस्क का प्रदर्शन, सीक टाइम, रीड एंड राइट को सही ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय सीक टाइम कहलाता है। लेटेंसी टाइम क्या है? हेड के नीचे सही सेक्टर के घूमकर आने में लगा समय। एसएस टाइम इज इक्वल टू सीक प्लस लेटेंसी टाइम। एसएसडी जो होती है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। इसमें कोई घूमने वाला यांत्रिक पुर्जा यानी कि कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। यह नैंड फ्लैश मेमोरी पर आधारित होती है। एनवीएमई, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, एसएसडी सबसे तेज होती हैं, जो पीएससीआई ई बस का उपयोग करती हैं। अब बात कर लेते हैं ऑप्टिकल डिस्क की। इनमें डेटा पिट्स यानी कि 0 और लैंड्स यानी कि 1 के रूप में लेजर किरणों से रीड और राइट किया जाता है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क 700 MB क्षमता, इंफ्रारेड लेजर 780 nm। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क 4.7 GB सिंगल लेयर की होती हैं, और रेड लेजर 650 nm की होती हैं। ब्लू रे डिस्क, इसमें बहुत अधिक डेटा 25 GB से 50 GB तक स्टोर होता है, क्योंकि यह ब्लू वायलेट लेजर का उपयोग करती हैं 405 nm का, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। वर्चुअल मेमोरी क्या है और पेजिंग क्या है? हार्ड डिस्क का वह हिस्सा जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम रैम फुल होने पर अस्थायी रैम की तरह उपयोग करता है। डेटा को रैम और वर्चुअल मेमोरी के बीच स्वैप करने की प्रक्रिया को पेजिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। डेटा को रैम और वर्चुअल मेमोरी के बीच स्वैप करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेजिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम्स, नियमों और निर्देशों का वह समूह जो हार्डवेयर को संचालित करता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर शब्द 1958 में जॉन डब्ल्यू ट्यूकी ने गढ़ा था। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर और सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उदाहरण के लिए ओएस और डिवाइस ड्राइवर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूजर के किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं, उदाहरण के लिए एमएस वर्ड और ब्राउजर। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस और रिसोर्स मैनेजर का कार्य करते हैं। ओएस के मुख्य हृदय भाग को कर्नेल कहते हैं, यानी कि जो कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको क्या कहते हैं? कर्नेल कहते हैं। यह मेमोरी में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर से सीधे बात करता है। लिनक्स एक मोनोलिथिक कर्नेल पर आधारित है। बूटिंग एक वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर स्टार्ट होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है। यह प्रक्रिया रोम में मौजूद बायोस द्वारा संपन्न होती है। बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक और इंपॉर्टेंट चीज है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, एग्जाम में पूछा जाता है। BIOS द्वारा चलाया जाने वाला पहला टेस्ट जो चेक करता है कि रैम, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क सही से जुड़े हैं या नहीं। सफल होने पर बायोस हार्ड डिस्क के MBR यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड से बूट लोडर को रैम में लाता है। कंप्यूटर को पावर बटन दबाकर पहली बार पूरी तरह से ऑन करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर को जब आप पावर बटन दबाकर पहली बार पूरी तरीके से ऑन करते हैं तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाता है।
चलते हुए कंप्यूटर को सिस्टम हैंग होने पर कंट्रोल आल्ट डिलीट दबाकर रिस्टार्ट बटन से पुनः चालू करना वार्म बूटिंग कहलाता है या सॉफ्ट बूट कहलाता है। वार्म बूटिंग या सॉफ्ट रिबूट, इसमें पोस्ट प्रक्रिया बाईपास हो जाती है। जो पोस्ट प्रक्रिया भी आपको बताई है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये आपका बाईपास हो जाता है। कब होता है? जब आप चलते हुए कंप्यूटर को, जैसे सिस्टम हैंग हो गया, अब आप कोई भी की दबा रहे हैं, काम नहीं कर रही है, तब आप क्या करेंगे? तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट दबाएंगे और जो कंप्यूटर है आपका वो रिस्टार्ट होने की प्रक्रिया में पहुंच जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं या सॉफ्ट रिबूट कहते हैं। इसमें पोस्ट प्रक्रिया बाईपास हो जाती है, यानी कि यूज नहीं आती है। उन्नत ऑपरेटिंग सिस्टम अवधारणाएं। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? रैम में एक साथ कई प्रोग्राम लोड रखना ताकि सीपीयू खाली ना बैठे। मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग क्या है? सीपीयू द्वारा प्रत्येक प्रोग्राम को छोटा समय देकर तेजी से स्विच करना। मल्टी थ्रेडिंग क्या है? एक ही प्रोग्राम जैसे क्रोम के अंदर कई स्वतंत्र कार्यों, टैब्स को एक साथ चलाना क्या है? मल्टी थ्रेडिंग है। स्पूलिंग क्या है? स्पूलिंग का अर्थ है यहां पर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। इस तकनीकी में सीपीयू बहुत धीमे प्रिंटर को सीधे डेटा भेजने की बजाय उसे हार्ड डिस्क के एक बफर में रख देता है और अपना अगला काम करने लगता है। डेडलॉक और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है? डेडलॉक जब दो प्रोसेस आपस में एक दूसरे के रिसोर्स का अनंत काल तक इंतजार करती हैं और सिस्टम हैंग हो जाता है। सिस्टम कब हैंग होता है? जब डेडलॉक हो जाता है। डेडलॉक क्या होता है? जब दो प्रोसेस आपस में एक दूसरे के रिसोर्स का अनंत काल तक इंतजार करती हैं तो सिस्टम हैंग हो जाता है। सरकारी विभागों में अक्सर यही होता है, डेडलॉक हो जाता है। वो इंतजार कर रहे होते हैं कि वो कुछ भेजेंगे, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि वो कुछ भेजेंगे, और इस प्रकार से कोई काम नहीं हो पाता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है? सीपीयू द्वारा एक चल रही प्रोसेस को रोककर उसकी स्टेट सेव करना और दूसरी प्रोसेस को रन करना, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। भाषा अनुवादक जिसे ट्रांसलेटर कहते हैं, कंप्यूटर में कंपाइलर, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा सी, सी प्लस प्लस और जावा में लिखे गए पूरे सोर्स कोड को एक साथ पढ़ता है, ठीक है, और सिंटैक्स एरर लिस्ट बनाता है और मशीनी भाषा में बदल देता है। कौन? जो कंपाइलर होता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? प्रोग्राम को लाइन दर लाइन पढ़ता है। यदि पहली लाइन में त्रुटि मिली तो वहीं रुक जाता है। उदाहरण के लिए पाइथन, रूबी, ये कंपाइलर से धीमा होता है। कंपाइलर तेज होता है और एक बार में लिखे पूरे सोर्स कोड को एक साथ पढ़ता है। सिंटेक्स एरर लिस्ट बनाता है और मशीनी भाषा में बदल देता है, ये तेज होता है। इंटरप्रेटर थोड़ा धीमा होता है, ये लाइन दर लाइन काम करता है। असेंबलर क्या होता है? असेंबली भाषा जैसे एडीडी, एसयूबी को मशीनी भाषा में 0 1 में अनुवादित करता है। एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप और डिस्क डी फ्रैगमेंटर बिखरी हुई फाइलों को एक जगह लाकर स्पीड बढ़ाने वाला टूल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं जो सिस्टम के रखरखाव का काम करते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इनका सोर्स कोड सभी के लिए मुफ्त उपलब्ध होता है। कोई भी डेवलपर उसमें बदलाव कर सकता है। उदाहरण के लिए लाइनस टॉरवाल्ड्स ने इसका आविष्कार किया, और एंड्रॉयड और मोजिला फायरफॉक्स। प्रोप्राइटरी की बात करें, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें, तो इन्हें कंपनी से खरीदना पड़ता है। इनका सोर्स कोड गुप्त रहता है, इसमें बदलाव करना गैर कानूनी है। उदाहरण के लिए विंडोज, एमएस ऑफिस और मैक ओएस। शेयरवेयर की बात करें तो वे सॉफ्टवेयर हैं जो कुछ दिनों के ट्रायल पीरियड के लिए मुफ्त मिलते हैं, बाद में भुगतान करना पड़ता है। उदाहरण के लिए बिनरार एक सॉफ्टवेयर होता है। फ्रीवेयर पूरी तरह से मुफ्त होते हैं और सोर्स कोड नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए एडोब रीडर। सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में होने वाली लॉजिकल या सिंटैक्स त्रुटि को बग कहते हैं और इसे खोजने तथा सुधारने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। किसी बग या सुरक्षा कमी को सुधारने के लिए कंपनी द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया मुफ्त सॉफ्टवेयर अपडेट छोटा कोड पैच कहलाता है, ठीक है। तो एक आपके कंप्यूटर में होती है लेयर, क्या? नेटवर्क को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है ओएसआई मॉडल, जो बॉटम से आपकी तरफ उनकी लेयर को याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक होती है, वो यहाँ पर दी गई है, उसको आप एक बार देख लीजिए। अगर आपने पहले कंप्यूटर पढ़ा है मेरे साथ तो आप ओएसआई मॉडल लेयर से परिचित होंगे। अभी जब आएगी तब बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन यहाँ पर ट्रिक लिखी है तो उसको देख लेते हैं। प्लीज डू नॉट थ्रो सॉस पिज्जा अवे, ठीक है। तो क्या है? पी से फिजिकल, डी से डेटा लिंक और एन से नेटवर्क, टी से ट्रांसपोर्ट,
सेशन एस से, और प्रेजेंटेशन पी से, और ए से एप्लीकेशन। तो ये 7 लेयर होती हैं फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, फिर आती है सेशन, फिर आती है प्रेजेंटेशन, और फिर आती है आपकी एप्लीकेशन। बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क एवं टोपोलॉजी की। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा। नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट है और बहुत सुव्यवस्थित ढंग से आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सिंप्लेक्स की बात करें तो संचार में डेटा केवल एक ही दिशा में बहता है। उदाहरण के लिए टीवी प्रसारण, रेडियो, कीबोर्ड से सीपीयू, ये क्या है, सब सिंप्लेक्स के उदाहरण हैं। हाफ डुप्लेक्स क्या होते हैं, संचार दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ओर से, वन एट ए टाइम। उदाहरण के लिए वॉकी टॉकी, जब एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा तो पहला सुनेगा। तो इसीलिए उसमें ओवर एंड आउट का ऑप्शन होता था। जो बोलते थे, आप मूवी में देखा होगा, हेलो, ओवर बोलते थे लास्ट में, तो क्या होता था कि मैंने अब अपना खत्म कर दिया, अब तुम बोलो। ठीक है, तो वो क्या है, हाफ डुप्लेक्स में ये होता है। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, संचार दोनों दिशाओं में एक समय में होता है। जैसे आपका मोबाइल फोन पे आप कॉल करते हैं, टेलीफोन नेटवर्क है, तो दोनों तरफ एक साथ आप काम कर लेते हैं। नेटवर्क में कंप्यूटरों और केबल्स को भौतिक रूप से आपस में जोड़ने की ज्यामितीय व्यवस्था यानी कि लेआउट को क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहा जाता है। बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। सभी नोड्स एक केंद्रीय डिवाइस, हब या स्विच से जुड़े होते हैं। हब खराब होने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। आजकल लैन में सर्वाधिक प्रयुक्त यही होती है। वश टोपोलॉजी की बात करें तो सभी कंप्यूटर एक सिंगल मुख्य केबल से जुड़े होते हैं। इसके दोनों सिरों पर टर्मिनेटर्स लगे होते हैं ताकि सिग्नल वापस न लौटें। मैश टोपोलॉजी की बात करें तो यह सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय है, क्योंकि इसमें हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है। पॉइंट टू पॉइंट इंटरनेट इसी का उदाहरण है। आवश्यक केबल की संख्या का सूत्र है n=n×n-1/2। n यहां पर कंप्यूटर की संख्या है। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। एक ऑफिस या बिल्डिंग के भीतर 1-2 किलोमीटर का नेटवर्क है। उदाहरण के लिए ईथरनेट। जैसे आप किसी बिल्डिंग में जाते होंगे, बड़ी बिल्डिंग में, वहां पर टेलीफोन लाइन होती है, वो सिर्फ उसी बिल्डिंग में काम करती हैं, तो वो क्या है, वो लैन का उदाहरण है, लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। इसमें डेटा ट्रांसफर स्पीड सबसे तेज होती है और त्रुटि दर सबसे कम होती है। वैन की बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क की, तो पूरे देश या दुनिया में फैला होता है। उदाहरण के लिए इंटरनेट, यह राउटर, लीज्ड लाइन, सैटेलाइट और ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करता है। ब्लूटूथ और वायरलेस कीबोर्ड पैन के उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी रेंज लगभग 10 मीटर होती है। ओएसआई की बात करें, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की बात करें, तो ये 1984 में आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा विकसित 7 लेयर का वैचारिक मॉडल है, जो नेटवर्क संचार को समझाता है। नेटवर्क लेयर जो होती है लेयर 3, राउटर इसी लेयर पर काम करता है। यह आईपी एड्रेस का उपयोग करके पैकेट्स को सबसे छोटा रास्ता दिखाता है। डेटा लिंक लेयर ये दूसरी लेयर होती है। स्विच और ब्रिज इसी लेयर पर काम करते हैं। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस का उपयोग करके डेटा को फ्रेम्स में बदलता है। मैक एड्रेस क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसको कहते हैं, यह फिजिकल एड्रेस होता है। ये 48 बिट का और 6 बाइट का स्थायी पता होता है, जो निर्माता द्वारा एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर प्रिंट किया जाता है। इसे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर जो छठी लेयर होती है, और फिजिकल लेयर जो पहली लेयर होती है। लेयर छठी की बात करें तो डेटा का ट्रांसलेशन, आस्की और जेपीईजी, एन्क्रिप्शन और कंप्रेशन का कार्य करती है। तो डेटा को ट्रांसलेट भी करती है, उसको एनक्रिप्ट भी करती है, और उसको कंप्रेशन का काम भी कौन करती है, जो आपकी लेयर 6 है, प्रेजेंटेशन लेयर है। लेयर 1 जो है, ये हब और रिपीटर हार्डवेयर इसी पर काम करते हैं। ये डेटा को बिट्स यानी कि 0-1 के रूप में तारों और सिग्नलों में भेजती है। अब हम बात करेंगे इंटरनेट एवं वेब टेक्नोलॉजी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। विश्व का पहला नेटवर्क 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया अर्पानेट था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। इंटरनेट पैकेट स्विचिंग तकनीकी पर कार्य करता है। 107 की बात करें तो विंट सर्फ और बॉब कॉन को इंटरनेट का पिता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने 1974 में इंटरनेट का मुख्य संचार नियम टीसीपी आईपी
विकसित किया, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में स्विट्जरलैंड की CERN लैब में टिम बर्नर्स ली ने किया था। दुनिया का पहला वेब ब्राउजर टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया वर्ल्ड वाइड वेब, बाद में नेक्सस नाम इसका रखा गया था। पहला ग्राफिकल चित्रों वाला ब्राउजर मोसैक था, जो 1993 में मार्क एंडरसन ने बनाया था। भारत में इंटरनेट सेवा पहली बार सार्वजनिक रूप से 15 अगस्त 1995 को BSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू की गई। TCP की बात करें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात करें, तो ये OCI लेयर की चौथी लेयर है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल प्रोटोकॉल है। ये डेटा को सेगमेंट्स में तोड़ता है और पैकेट खोने पर रीसेंड करता है और डिलीवरी की गारंटी देता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो डिलीवरी की गारंटी देता है, डेटा को सेगमेंट्स में तोड़ता है और रिलायबल प्रोटोकॉल है, तो उसका नाम है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये OSI मॉडल की चौथी लेयर पर काम करता है। UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। ये TCP से तेज है लेकिन डिलीवरी की गारंटी नहीं देता है। इसका उपयोग लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और वॉइस ओवर IP एड्रेस पर काम करता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 20 और 21 का उपयोग करता है। इंटरनेट पर स्थित सर्वर से फाइल अपलोड या डाउनलोड करने का मानक नियम FTP है। HTTP की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। वेब सर्वर से HTML पेजों को ब्राउजर तक ले जाने का काम यही करता है। इसका एक उन्नत संस्करण आ गया है HTTPS, जो सिक्योर है। ये पोर्ट नंबर 443 पर काम करता है। इसका अर्थ है सिक्योर और सुरक्षित, जो SSL और TLS सर्टिफिकेट द्वारा डेटा को एनक्रिप्ट करता है। DNS की बात करें तो डोमेन नेम सिस्टम पोर्ट नंबर 53 पर काम करता है। यह इंटरनेट की फोन बुक है, जो इंसानों द्वारा पढ़े जाने वाले वेबसाइट के नाम जैसे google.com को कंप्यूटर के IP एड्रेस यानी कि लॉजिकल नंबर में बदलता है। ईमेल भेजने सेंड पुश के लिए SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो पोर्ट नंबर 25 पर काम करता है। और ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने 1971 में किया था। ईमेल से प्राप्त करने के लिए, ईमेल सर्वर से प्राप्त करने के लिए दो तरीके के प्रोटोकॉल हैं। एक है आपका POP3, पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 प्रोटोकॉल, जो पोर्ट नंबर 110 का काम यूज करता है। डाउनलोड के बाद सर्वर से ईमेल डिलीट हो जाता था। IMAP की बात करें, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, पोर्ट 143 पर काम करता है और यह सर्वर और डिवाइस के बीच सिंक रखता है। जीमेल आपका इसी पर काम करता है, IMAP पर। जो टेम्परेरी ईमेल होते हैं वो POP3 पर काम करते हैं। URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यह इंटरनेट पर किसी विशिष्ट वेब पेज, चित्र या फाइल का पूर्ण और अद्वितीय पता होता है। उदाहरण के लिए https://www.google.com/index.html। ये क्या है? ये एक पूरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL है। IPv4 के बारे में आप सभी को बहुत सारी जानकारी होगी, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। ये 32 बिट का होता है और 4 बाइट्स का एड्रेस है। इसे डॉट से अलग किया गए 4 ऑक्टेट्स में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए 192.168.1.5 ये क्या है? एक IP एड्रेस है। इसकी 5 क्लासेस होती हैं। क्लास 1 1 से लेकर 126 तक, क्लास B 128 से लेकर 191 तक, और क्लास C 192 से लेकर 223 तक, और क्लास D मल्टीकास्ट, और क्लास E रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आरक्षित है। तो IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की 5 क्लासेस होती हैं। ऐसे ही बनाया गया IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। जब IPv4 के जो पते थे कम पड़ने लगे, तो भविष्य के मानक को ध्यान में रखकर 128 बिट का यानी कि 16 बाइट्स का IPv6 प्रोटोकॉल बनाया गया। इसे हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूहों में कॉलन से अलग करके लिखा जाता है। इसमें IP6 सुरक्षा इनबिल्ट होती है। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 67 और 68 पर काम करता है। किसी नेटवर्क जैसे वाईफाई से जुड़ने वाले नए डिवाइस को सर्वर द्वारा स्वतः IP एड्रेस प्रदान करने का ये प्रोटोकॉल है। साइबर सुरक्षा एवं मैलवेयर की बात करें, साइबर सिक्योरिटी,
तो मेलवेयर क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। एक व्यापक शब्द है जो हैकर्स द्वारा सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, डेटा चुराने या जासूसी करने के इरादे से लिखे गए किसी भी सॉफ्टवेयर को दर्शाता है। वायरस क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। यह एक प्रोग्राम है जो किसी अन्य वैध फाइल यानी कि होस्ट फाइल के साथ जुड़कर आता है और फाइल रन होने पर खुद को कॉपी कर सिस्टम को करप्ट करता है। दुनिया का पहला नेटवर्क वायरस क्रीपर था। इसे हटाने के लिए रीएपर एंटीवायरस बना। पहला बूट सेक्टर वायरस ब्रेन 1986 में देखने को मिला। वर्म क्या होते हैं? ये वायरस से अलग हैं। इसे सक्रिय होने के लिए किसी होस्ट फाइल या यूजर के क्लिक की जरूरत नहीं होती है। ये नेटवर्क की कमी का फायदा उठाकर स्वयं को कॉपी करता है और नेटवर्क बैंडविड्थ को जाम कर देता है। उदाहरण के लिए आई लव यू, मॉरिस वर्म आदि। ट्रोजन हार्स ये भी एक वायरस है। ये खुद को एक उपयोगी और सुरक्षित सॉफ्टवेयर जैसे फ्री गेम या यूटिलिटी के रूप में डिस्गाइज करता है। जब यूजर इसे इंस्टॉल करता है तो यह बैकग्राउंड में हैकर को सिस्टम का बैकडोर एक्सेस दे देता है और यह खुद को कॉपी नहीं करता है। रैंसमवेयर क्या होते हैं? यह सबसे खतरनाक हमलों में से एक है। यह यूजर के सिस्टम और फाइलों को मजबूत क्रिप्टोग्राफी से एनक्रिप्ट कर देता है और उन्हें खोलने के लिए फिरौती मांगता है और प्रायः एक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में मांगते हैं। इनके उदाहरण वानाक्राई, पेटिया और रियूक हैं। स्पाईवेयर और की लॉगर क्या होते हैं? स्पाईवेयर वो हैं जो यूजर की अनुमति के बिना ब्राउजिंग आदतों और निजी डेटा की जासूसी करता है। उदाहरण के लिए पेगासस। की लॉगर क्या है? यह स्पाईवेयर का एक प्रकार है जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रूप में कीबोर्ड पर दबाई गई हर कुंजी को रिकॉर्ड कर पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुरा लेता है। फिशिंग के प्रकार क्या है? फिशिंग धोखे से वैध बैंक जैसे दिखने वाली फर्जी ईमेल वेबसाइट भेजकर यूजर से पासवर्ड चुराना। स्पेयर फिशिंग क्या है? किसी विशिष्ट व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी जुटाकर टारगेटेड ईमेल भेजना। व्हेलिंग क्या है? जब शिकार को कोई बहुत बड़ा अधिकारी, सीईओ, सीएफओ हो, जब कोई बहुत बड़ा अधिकारी फिशिंग का शिकार हो जाए तो वो क्या है? व्हेलिंग है। किसी मतलब व्हेल को तुमने शिकार कर लिया है ना। किसी व्हेल को पकड़ना बहुत छोटी बात नहीं होती है और जब किसी बड़े अधिकारी को शिकार कर लिया जाए ऐसे फिशिंग के द्वारा तो वो क्या कहलाती है? वो व्हेलिंग कहलाती है। जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या होता है? कई बार मैंने आप सभी को पढ़ाया है। सॉफ्टवेयर की उस वल्नरेबिलिटी यानी कि भेद्यता पर किया गया साइबर हमला है जिसके बारे में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को अभी तक पता नहीं है, अर्थात पैच बनाने के लिए 0 दिन का समय मिला है। डीडॉस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इस हमले से हैकर हजारों जॉम्बी बोटनेट हैक किए गए कंप्यूटरों का नेटवर्क द्वारा किसी वेबसाइट सर्वर पर एक साथ इतना अधिक फेक ट्रैफिक भेजता है कि सर्वर ओवरलोड होकर क्रैश हो जाता है और असली यूजर वेबसाइट नहीं खोल पाते हैं। फायरवॉल की बात करें तो यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो आपके प्राइवेट नेटवर्क और असुरक्षित पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट के बीच सुरक्षा दीवार है। यह पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और ब्लॉक करता है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? डेटा को ट्रांसमिशन के दौरान सुरक्षित रखने के लिए साधारण टेक्स्ट को गुप्त कोड में बदलने की प्रक्रिया एन्क्रिप्शन और वापस मूल रूप से लाने को डिक्रिप्शन कहते हैं। सममित वर्सेस असममित क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक सममित क्या है? लॉक और अनलॉक करने के लिए एक ही की या कुंजी का प्रयोग जब करते हैं तो वो क्या? सिमेट्रिक होती है। और असिमेट्रिक क्या होती है? पब्लिक की। लॉक करने के लिए पब्लिक की और अनलॉक करने के लिए प्राइवेट की का उपयोग होता है। HTTPS, SSL और डिजिटल हस्ताक्षर में एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग होता है। VPN क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये इंटरनेट जैसे पब्लिक नेटवर्क पर एक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड सुरंग बनाता है जिससे आपका असली IP एड्रेस छिप जाता है और सार्वजनिक वाईफाई पर डेटा सुरक्षित रहता है। रूट किट की बात करें तो यह सबसे खतरनाक मेलवेयर में से एक है जो हैकर को सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस दे देता है और OS के अंदर छिप जाता है और सामान्य एंटीवायरस इसे पकड़ नहीं पाते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर और MITM। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की प्रामाणिकता और अखंडता साबित करने की गणितीय तकनीकी है कि फाइल उसी व्यक्ति ने भेजी है और रास्ते में बदली नहीं गई है।
MITM की बात करें, मैन इन द मिडिल, जब हैकर दो लोगों के संचार के बीच छिपकर डेटा को इंटरसेप्ट, पढ़ता या बदलता है। अब बात करेंगे MS ऑफिस 2021 मास्टर क्लास की। यहाँ पर वर्ड देखेंगे, एक्सेल को देखेंगे और पावर पॉइंट को देखेंगे। MS वर्ड वर्ड प्रोसेसर का आविष्कारक चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रॉडी है कि डिफ़ॉल्ट फाइल नेम का नाम document1 और एक्सटेंशन .docx होता है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो है इसका वो कैलबरी होता है और साइज इसका 11 पॉइंट होता है। तो जो MS वर्ड है ये वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है और इसका आविष्कार किसने किया? चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रॉडी ने किया है। और इसका डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम जो होता है वो document1 होता है और एक्सटेंशन .docx होता है। और इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होता है वो कैलबरी होता है और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो होता है वो 11 पॉइंट होता है। फाइल ऑपरेशंस के लिए Ctrl+N से नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं, Ctrl+O से फाइल ओपन करते हैं, Ctrl+S से सेव करते हैं और Ctrl+W से वर्तमान डॉक्यूमेंट बंद करते हैं। F12 जो कुंजी होती है दबाने से सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। फाइल को नए नाम या PDF फॉर्मेट में सेव करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है। अलाइनमेंट शॉर्टकट्स होते हैं Ctrl+L से लेफ्ट साइड में, Ctrl+R से राइट साइड में और Ctrl+E से टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करते हैं। Ctrl+C से कॉपी करते हैं और Ctrl+E से सेंटर अलाइन करते हैं। Ctrl+J से जस्टिफाई दोनों तरफ से बराबर करते हैं। विशेष टेक्स्ट शॉर्टकट्स, सबस्क्रिप्ट लिखनी हो तो Ctrl+=2 की दबाते हैं तो उससे क्या होता है, H2O में बेस में लिखना हो, जैसे ये 2 आपका बेस है तो ये अगर ये लिखना है इसको आप सेलेक्ट करिए और Ctrl+= वाली बटन एक साथ दबाइए। सुपरस्क्रिप्ट की बात करें तो जैसे x² में पावर में लिखना हो तो इसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+ होती है। ठीक है, तो जब कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो जो == का चिन्ह है वो प्लस का काम करेगा। Shift+F3 चेंज केस, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस में स्विच करने के लिए Shift+F3 दबाते हैं तो ये चेंज केस करता है। MS वर्ड के महत्वपूर्ण टूल्स की बात करें तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए आप F7 का प्रयोग करते हैं। समानार्थी या विलोम शब्द थीजर्स के लिए Shift+F7 का प्रयोग करते हैं। गटर मार्जिन के लिए प्रिंटिंग के बाद वाइंडिंग, सिलाई, स्टेपलिंग के लिए छोड़ा गया अतिरिक्त स्थान लेफ्ट या टॉप में क्या कहलाता है, गटर मार्जिन कहलाता है। ड्रॉप कैप क्या है, पैराग्राफ के पहले अक्षर को मैगजीन की तरह बड़ा करना। डिफॉल्ट 3 लाइन होता है, अधिकतम 10 लाइन तक ये जा सकता है। मैक्रो का जो शॉर्टकट की है वो Alt+F8 होती है। उपयोगकर्ता को बार बार किए जाने वाले कार्यों की स्ट्रोक्स, माउस क्लिक्स को रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है। ये विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग भाषा पर कार्य करता है। मेल मर्ज क्या है, ये सुविधा एक ही मुख्य पत्र यानी कि मेन डॉक्यूमेंट को एक्सेस डेटाबेस से जोड़कर सैकड़ों अलग अलग नामों और पतों के साथ एक साथ छापने या ईमेल करने की अनुमति देती है। इसके 6 मुख्य चरण होते हैं। MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की डिफ़ॉल्ट फाइल जो एक्सटेंशन है वो .xlsx है। यदि वर्कबुक में BBA मैक्रो रिकॉर्ड है तो कोड को सुरक्षित रखने के लिए .xlsm मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक फॉर्मेट में सेव करना अनिवार्य है। एक्सेल 2021 की वर्कशीट में 10,48,576 पंक्तियां होती हैं। कितनी होती हैं? 10,48,576 पंक्तियां होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। पहले सेल का एड्रेस A1 होता है। Ctrl+Home से सीधे A1 पर जंप किया जाता है। तो पहले सेल का एड्रेस क्या होता है? A1 होता है। और एक्सेल 2021 की वर्कशीट में कुल कितनी पंक्तियां होती हैं? 10,48,576 और इसमें कॉलम होते हैं 16,384। एक्सेल में कोई भी फार्मूला या फंक्शन हमेशा बराबर के चिन्ह से शुरू होता है, जैसे =sum A1 A5 ब्रैकेट क्लोज्ड। सेल रेफरेंसिंग क्या होता है? फार्मूला कॉपी करते समय सेल का एड्रेस बदलने से रोकने के लिए डॉलर चिन्ह लगाकर उसे एब्सोल्यूट रेफरेंस लॉक कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए $A $1, इसका शॉर्टकट F4 होता है।
एक्सेल के उन्नत विश्लेषणात्मक टूल्स की बात करें, जो एडवांस टूल है वो पिवट टेबल होता है। हजारों पंक्तियों के कच्चे डेटा को मिनटों में बिना फार्मूले के समराइज, ग्रुप और विश्लेषण करने का सबसे शक्तिशाली टूल है। पावर क्वेरी क्या होता है? बाहरी स्रोतों, वेबसाइट, डेटाबेस से विशाल डेटा इंपोर्ट कर उसे साफ क्लीन करने का ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड टूल होता है। स्पार्क लाइन और एक्स लुकअप। स्पार्क लाइंस एक ही सेल के अंदर फिट होने वाले बहुत छोटे मिनी चार्ट्स या जो डेटा का ट्रेंड दिखाते हैं। एक्स लुकअप क्या है? वी लुकअप का 2021 का एडवांस वर्जन है जो किसी भी दिशा, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन में सटीक मैच खोज सकता है। एक्सेल शॉर्टकट्स की बात करें तो वर्तमान दिनांक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, और वर्तमान समय के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन का प्रयोग वर्तमान दिनांक के लिए, वर्तमान समय के लिए, और वर्तमान दिनांक के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। ध्यान रखिएगा। एक ही सेल के अंदर नई लाइन, लाइन ब्रेक या रैप टेक्स्ट शुरू करने के लिए अल्ट प्लस एंटर का प्रयोग करते हैं। ऑटो सम या टोटल करने के लिए अल्ट प्लस इक्वल टू, फिल्टर लगाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे MS पावर पॉइंट की। आविष्कारक इसके रॉबर्ट गॉस्किंस, डेनिस ऑस्टिन है। इसका एक्सटेंशन .pptx होता है। नया स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस M होता है। कंट्रोल प्लस N से पूरी नई फाइल या प्रेजेंटेशन बनती है। स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 और वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं। अगर शुरू से शुरू करनी है स्लाइड शो तो F5 का शॉर्टकट की होती है। अगर वर्तमान स्लाइड जो अभी आपने वर्तमान में खोल रखी है उसको शुरू करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं। स्लाइड मास्टर, यह व्यू टैब में मौजूद वह टॉप लेवल स्लाइड है जिसमें किया गया कोई भी बदलाव, जैसे लोगो लगाना, फॉन्ट बदलना, प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स पर अपने आप लागू हो जाता है। मॉर्फ ट्रांजिशन क्या है? PPT 2021 का सबसे उन्नत एनिमेशन जो टेक्स्ट, शेप्स और इमेज को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में बहुत ही स्मूथ तरीके से ट्रांसफॉर्म और एनिमेट करता है। अब हम बात करेंगे DBMS नंबर सिस्टम और नवीनतम 2026 टेक की। तो यहाँ पर जो कंटेंट दिया गया है वो आपका एडवांस कंप्यूटर का है। देखिए, अभी तक आयोग ने ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है आयोग जिस प्रकार से कंप्यूटर के प्रश्न सेट कर रहा है तो यहाँ से भी कभी ना कभी प्रश्न आपसे पूछेगा। DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विशाल डेटाबेस बनाने, अपडेट करने और प्रबंधित करने के काम आता है। ओरेकल, MISQL और MSSS इसके उदाहरण है। डेटाबेस में डेटा टेबल्स में और रो और कॉलम में के रूप में स्टोर होता है। रिकॉर्ड या टपल और एट्रीब्यूट या फील्ड कहलाता है जो कॉलम होता है। प्राइमरी की क्या होती है? टेबल का वह कॉलम जो हर रिकॉर्ड को 100% यूनिक रूप से पहचानता है। उदाहरण के लिए रोल नंबर है, आधार नंबर है, सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका? ये यूनिक है। ठीक है। नियम, यह कभी नल नहीं हो सकती और डेटा रिपीट नहीं हो सकता है। ठीक है। तो एक जो फाइल है उसमें प्राइमरी की हमेशा यूनिक होगी और इसको बदला नहीं जाएगा, और ये यूनिक होगी और नल नहीं होगी, खाली नहीं होगी। विदेशी की क्या होती है? फॉरेन की। यह एक टेबल का वह कॉलम है जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की होती है। इसका उपयोग दो टेबल्स के बीच संबंध स्थापित करने और संदर्भ अखंडता बनाए रखने के लिए किया जाता है, यानी कि रिफरेंशनल इंटीग्रिटी। डेटाबेस लेन देन क्या है? डेटाबेस ट्रांजैक्शन के चार मुख्य गुण एसिड कहलाते हैं। ए यानी कि एटोमिसिटी, या तो पूरा 100% या कुछ नहीं, रोल बैक कर देगा। सी यानी कि कंसिस्टेंसी, ट्रांजैक्शन के बाद डेटा की वैधता। आई यानी कि आइसोलेशन, एक साथ कई ट्रांजैक्शन का अलग अलग निष्पादन। और डी यानी कि ड्यूरेबिलिटी, क्रैश होने पर भी डेटा का स्थायी सुरक्षित रहना। एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। DDL, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, टेबल का स्ट्रक्चर बनाने बदलने के लिए क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट जैसे टूल काम आते हैं। DML क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अंदर के डेटा को निकालने और बदलने के लिए सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट टूल काम आते हैं। संख्या प्रणाली भी होती है आपके सिस्टम में जो आती है। बाइनरी आधार इसका 2 होता है, 0 1। ऑक्टल का आधार 8 होता है, 0 से 7 तक होता है।
डेसिमल का आधार 10 होता है और 0 से 9 तक का होता है और यही हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल क्या है? आधार 16 होता है और 0 से 9 अंक और ए से एफ अक्षर, जहां ए 10 होता है और एफ 15 होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल 0 से 9 तक के अंक होते हैं और ए से एफ तक के अक्षर होते हैं और इसका आधार 16 होता है। डेटा एनकोडिंग मानक क्या है? तो एनकोडिंग जो मानक है, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII 7 128 करेक्टर का और ASCII 8 256 करेक्टर सपोर्ट करते हैं। इसकी 8 बिट का कोड जो सभी भारतीय लिपियों, देवनागरी आदि को प्रोसेस करता है। इसकी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनिकोड दुनिया की सभी भाषाओं, चीनी, जापानी आदि और इमोजी को सपोर्ट करने वाला यूनिवर्सल मानक है। जो अभी आप स्क्रीन पर टेक्स्ट देख रहे हैं, ये आपका यूनिकोड में है। ठीक है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स बुलियन अलजेब्रा पर काम करते हैं। डिजिटल प्रोसेसर के बिल्डिंग ब्लॉक एंड गेट, गुणा का आउटपुट एक तभी होगा जब सभी इनपुट ऑल 1 होते हैं। और गेट में क्या है? ये जोड़ का काम करेगा और आउटपुट 1 होगा यदि कोई भी एक इनपुट हो। नॉट गेट इन्वर्टर का काम करता है, इनपुट को उलट देता है, यानी कि 0 है तो उसका 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। यूनिवर्सल और स्पेशल गेट्स होते हैं, जैसे नैंड है, ये नॉट और एंड मिलकर बनता है, और नॉर जो है वो नॉट और मिलकर बनते हैं। ये यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं क्योंकि केवल इनका उपयोग करके अन्य सभी गेट बनाए जा सकते हैं। XOR एक्सक्लूसिव और का आउटपुट एक तभी होगा जब दोनों अलग अलग 0 1 या 1 0 हो। बाइनरी एडिशन में प्रयुक्त होता है। ई गवर्नेंस यानी कि सरकारी सेवाओं को आईटी से जोड़ना। उमंग एक ऐप है केंद्र सरकार का, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। एक ऐप पर सभी सरकारी सेवाएं, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की भी। डिजी लॉकर दस्तावेज सुरक्षित रखने का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप सभी मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस और भी बहुत सारी चीजें सेव कर सकते हैं। भाषिनी क्या है? भारत सरकार का एआई आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और ई कॉमर्स। यूपीआई भारत में रियल टाइम फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसे 2016 में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। B2B की बात करें, बिजनेस टू बिजनेस, इंडिया मार्ट, अलीबाबा, B2C, अमेजन, फ्लिपकार्ट, C2C, OLX और क्विकर आदि होते हैं। B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन को सतोशी नाकामोतो ने डेवलप किया था। यह एक विकेंद्रीकृत डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल खाता बही है। डेटा ब्लॉक में क्रिप्टोग्राफी से जुड़ा होता है। क्रिप्टो करेंसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसी पर चलते हैं। इसे हैक करना लगभग असंभव है। एड्ज कंप्यूटिंग और आईओटी। आईओटी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है, भौतिक वस्तुओं का सेंसर द्वारा इंटरनेट से जुड़ना। शब्द केविन एस्टन ने दिया था। तो जो आईओटी है आपका, स्मार्ट बल्ब हो गया, स्मार्ट फ्रिज हो गया, स्मार्ट एसी हो गया, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ इंटरनेट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एड्ज कंप्यूटिंग क्या होता है? आईओटी के विशाल डेटा को दूर क्लाउड पर भेजने की बजाय डेटा उत्पन्न करने होने के स्थान के बिल्कुल करीब ही प्रोसेस करना, ताकि स्पीड बढ़े और लेटेंसी देरी कम हो। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? पारंपरिक सुपर कंप्यूटर बिट्स पर काम करते हैं जबकि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर काम करते हैं। सुपरपोजिशन, एक क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, जिससे यह जटिल समस्याओं का करोड़ों गुना तेजी से हल करता है। एजेंटिक एआई की बात करें, ये एजेंटिक एआई 2026-27 इसका ट्रेंड है। यह एआई की अगली पीढ़ी है जो केवल चैटबॉट की तरह जवाब नहीं देती, बल्कि बिना मानव हस्तक्षेप के स्वायत्त रूप से योजना बनाकर कई टूल्स का उपयोग करके बड़े कार्य जैसे सॉफ्टवेयर बनाना या रिसर्च करना पूरा कर सकती है। रीजनिंग मॉडल्स क्या हैं? उदाहरण डीप सीक है, R1 है, ओपन एआई का O1 है, जेमिनी का 2.0 है। ये वो एआई मॉडल हैं जो सीधा जवाब देने से पहले इंसानों की तरह कदम दर कदम सोचते हैं, चैन ऑफ थॉट बनाते हैं और अपनी गलतियों को खुद सुधारते हैं। मल्टी मॉडल एआई क्या है और एलएलएम क्या है? एलएलएम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, विशाल टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किया गया एआई, जैसे चैट जीपीटी।
मल्टी मॉडल क्या है? वह सिस्टम जो एक ही समय में टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और ऑडियो सभी को एक साथ समझ और प्रोसेस कर सकता है। इसका उदाहरण मैं आपको अभी लास्ट में बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, आप सभी को रट गया होगा। इसे सीडैक पुणे द्वारा डॉक्टर विजय पी भाटकर के नेतृत्व में विकसित किया गया था। जून 2026 तक भारत का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर एरावत और परम सिद्धि एआई है। विश्व का स्तर पर फ्रंटियर और अरोरा अग्रणी है। वाइब कोडिंग क्या है? डेवलपर्स द्वारा जटिल प्रोग्रामिंग भाषा लिखने की बजाय एआई को सामान्य प्राकृतिक भाषा में निर्देश देकर पूरा सॉफ्टवेयर वेबसाइट कोड जनरेट करवा लेना। तो आजकल एआई इतना एडवांस हो गई है, जो बड़ा सा बड़ा कोड लिखने में मानव को, इंसानों को 1 साल लगता था, 6 महीने लगते थे, वो काम अब एआई मात्र 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट में कर दे रहा है। तो इतना बड़ा कोड एआई बहुत कम समय में लिख रहा है। आगे जॉब्स को लेकर बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि एक आदमी अब 1000 आदमियों का काम करेगा प्रॉम्प्ट देकर। तो कंपनियां अब 1000 लोगों को नहीं रखेंगी, सिर्फ एक को रखेंगी। डिजिटल ट्विन की बात करें, किसी भौतिक वस्तु जैसे कार का इंजन या स्मार्ट शहर का सटीक वर्चुअल एआई संचालित 3D प्रतिरूप बनाना। इसका उपयोग असल दुनिया में बनाने से पहले सिमुलेशन और भविष्य में आने वाली खराबी का पता लगाने के लिए होता है। लूप बैक एड्रेस, यह IPv4 में नेटवर्क कार्ड NIC और TCP IP प्रोटोकॉल की स्वयं की टेस्टिंग के लिए रिजर्व एक विशेष IP एड्रेस होता है। पाइपलाइनिंग क्या है? CPU की कार्यक्षमता बढ़ाने की तकनीकी है। इसमें जब पहला निर्देश एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसी समय दूसरा निर्देश डिकोड और तीसरा फेच होने लगता है, ठीक एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह। कर्सर और GUI क्या है? कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले माउस के तीर को कर्सर या पॉइंटर कहा जाता है। GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज, एंड्रॉयड में कमांड की जगह आइकन और मेन्यू का उपयोग। CLI में केवल टेक्स्ट कमांड टाइप करनी पड़ती है, जैसे MS DOS और लिनक्स टर्मिनल। MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कमांड देना पड़ता है कि ये इस डायरेक्टरी उसमें सेट करनी पड़ती है, यहाँ पर जाकर ये काम करो। लेकिन जो GUI आ गई, जब से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, आप बस आइकन पर जाकर टच करते हैं और पूरी कमांड अपने आप वहाँ पर हो जाती है। आप अपने घर के स्विच से समझ लीजिए, आपको कोई तार जोड़ना नहीं पड़ता है, कहीं तार ढूंढना नहीं पड़ता है, एक बटन दबाते हैं और आपका पूरे रूम की लाइट्स आपके कंट्रोल में होती हैं। तो जो स्विच बोर्ड है, ये आपके घर का GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है आपकी घर की इलेक्ट्रिसिटी का। VR वर्चुअल रियलिटी वर्सेस ऑगमेंटेड रियलिटी, बहुत आसान है इसको समझना। VR क्या होता है? यूजर हेडसेट पहनता है और पूरी तरह से कृत्रिम 3D दुनिया में चला जाता है, आर्टिफिशियल वर्ल्ड में चला जाता है, उसके आसपास ही सब कुछ नजर आता है कि मानो उसके आंखों के सामने हो रहा है। 3D मूवी में आपको थोड़ा बहुत ऐसा समझ में आता है, लेकिन अगर आप VR हेडसेट मंगा लेंगे, ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाता है और उसके द्वारा आपको सब 3D लगेगा। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? वास्तविक दुनिया कैमरे के दृश्यों के ऊपर डिजिटल जानकारी, टेक्स्ट, इमेज को ओवरले करना। उदाहरण के लिए स्नैपचैट फिल्टर आते हैं, पोकेमन गो गेम आता है, जो आप लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं और उसमें सामने आपको दिखता है कि एक अचानक से एनिमेशन आ गया, टेक्स्ट लिख गया या कोई प्लेयर खड़ा हो गया, तो वो क्या है? वो ऑगमेंटेड रियलिटी है, यानी कि लाइव कैमरे वीडियो पर आपने वहां पर कुछ ओवरले लगा दी। वीटा टेस्ट क्या होता है? किसी सॉफ्टवेयर या गेम के आधिकारिक रूप से रिलीज होने से ठीक पहले कुछ चुनिंदा आम यूजर्स, जनता द्वारा की जाने वाली अंतिम ट्रायल टेस्टिंग होती है, ताकि बचे हुए बग्स, त्रुटियों को पकड़ा जा सके। अल्फा टेस्ट कंपनी के अंदर के डेवलपर्स करते हैं। महत्वपूर्ण फुल फॉर्म की बात करें तो नेटिजन क्या है? इंटरनेट प्लस सिटीजन। इंटरनेट के नियमित और सक्रिय उपयोग करने वाला नागरिक नेटिजन कहलाता है। PDF क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, इसके आविष्कारक एडोब कंपनी है। सिम क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। GIS क्या है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, नक्शे, सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण है। अब बात कर लेते हैं वाईफाई वर्सेस लाईफाई। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी है, लैन नेटवर्क में वायरलेस इंटरनेट के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है और IEEE 802.11 मानक, यानी कि 802.11 मानक पर यह काम करता है। लाईफाई क्या है? लाइट फिडेलिटी है,
वाईफाई से बहुत तेज विकल्प है जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए रेडियो तरंगों की बजाय दृश्य प्रकाश यानी कि विजुअल एलईडी लाइट का उपयोग करता है। इसके आविष्कारक हेराल्ड हास है और अभी ये आपको कम उपयोग में दिखता है, लेकिन भविष्य में ये आपको बहुत ज़्यादा उपयोग में दिखेगा। पोर्ट क्या है? लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं, नेटवर्क के प्रवेश द्वार होते हैं ये। पोर्ट 80 एचटीटीपी असुरक्षित वेब के लिए, पोर्ट 443 एचटीटीपीएस के लिए, और ये सुरक्षित होता है, एन्क्रिप्टेड होता है। पोर्ट 20 और 21 एफटीपी फाइल ट्रांसफर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट 22 जो है एसएसएच के लिए होता है, सिक्योर सेल एनक्रिप्टेड रिमोट लॉगिन के लिए। 23 जो है वो टेलनेट असुरक्षित रिमोट लॉगिन के लिए, और 25 आपका ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल इसी पर काम करता है। 53 डीएनएस डोमेन को आईपी में बदलने के लिए काम आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के सेवा मॉडल, ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंटरनेट पर बनाए सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, जैसे गूगल वर्कप्लेस है, ऑफिस 365 है। पास क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, डेवलपर के लिए ऐप बनाने का प्लेटफॉर्म, उदाहरण के लिए गूगल ऐप इंजन। आई एएएस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, किराए पर वर्चुअल सर्वर और स्टोरेज, उदाहरण के लिए एडब्ल्यूएस, अमेजन वेब सर्विस, EC2 और आपका माइक्रोसॉफ्ट अजूरे। मदरबोर्ड बस चौड़ाई क्या है? बस विड्थ क्या है? बस की चौड़ाई जैसे 32 बिट या 64 बिट यह तय करती है कि प्रोसेसर एक ही समय में कितने डेटा यानी कि बिट्स को प्रोसेस और ट्रांसफर कर सकता है। 64 बिट प्रोसेसर 32 बिट प्रोसेसर की तुलना में अधिक रैम, 4 GB से अधिक को सपोर्ट कर सकता है। रजिस्टर के प्रकार को और कार्य, MAR यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उस मेमोरी लोकेशन का पता रखता है जहां से डेटा रीड या राइट किया जाना है। MDR क्या है? मेमोरी डाटा रजिस्टर है, मेमोरी से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे जाने वाले वास्तविक डेटा को होल्ड करता है। कंप्यूटर की विशेषताएं, गीगो, ये अभी लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था और भी अन्य बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। गीगो यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, कंप्यूटर की सटीकता 100% होती है और अगर इनपुट गलत दिया जाएगा तो आउटपुट भी गलत ही मिलेगा। डिलीजेंस क्या है? कर्मठता होती है, बिना मानवीय थकान, फैटिग और एकाग्रता खोए लगातार घंटों समान गति से कार्य करना। प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले बात करते हैं सी लैंग्वेज की। 1972 में डेनिस रिची द्वारा बेल लैब में विकसित की गई है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसी पर बना है। जावा जो है 1995 में जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित है। यह राइट वंस रन एनीवेयर सिद्धांत पर कार्य करती है। पाइथन क्या है? 1991 में गुइडो वैन रोशुम द्वारा विकसित है, वर्तमान में एआई और मशीन लर्निंग की सबसे लोकप्रिय भाषा है। डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टैक क्या है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे प्लेटों का ढेर। अंडू रिडो फंक्शन इसी पर चलते हैं। क्यूई क्या है? कतार क्या है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर कार्य करते हैं और जैसे प्रिंटर की स्पूलिंग लाइन इसी पर काम करती है। सर्च इंजन और वेब क्रॉलर, सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए वेब क्रॉलर या वेब स्पाइडर नामक बॉट्स का उपयोग करते हैं जो वेबसाइटों के लिंक पर जाकर डेटा को इंडेक्स करते हैं। पहला सर्च इंजन आर्ची था। बायोमेट्रिक सेंसर क्या है? व्यक्ति की भौतिक या जैविक विशेषताओं जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस यानी कि रेटिना स्कैन, फेस रिकॉग्निशन को पहचान कर सुरक्षा प्रदान करने वाला इनपुट डिवाइस है और आधार कार्ड में इनका व्यापक उपयोग होता है। प्लग एंड प्ले क्या है? PNP, ऑपरेटिंग सिस्टम की वह उन्नत सुविधा जिसमें नया हार्डवेयर जैसे पेन ड्राइव या कीबोर्ड कंप्यूटर में लगाते ही वह स्वतः डिवाइसेस ड्राइवर इंस्टॉल करता है और तुरंत काम करने लगता है। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। हाइपरलिंक की बात करें तो Ctrl+K का प्रयोग करके हाइपरलिंक लगाया जाता है। वेब पेज या डॉक्यूमेंट में वह टेक्स्ट या चित्र जिस पर क्लिक करने से यूजर किसी दूसरे पेज या वेबसाइट पर चला जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से यह नीले रंग और अंडरलाइन होता है। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। वह कंपनी जो उपभोक्ताओं को इंटरनेट एक्सेस यानी कि कनेक्शन प्रदान करती है, उदाहरण के लिए जियो है, एयरटेल है, BSNL है। मैक एड्रेस क्या होता है? इसके दो भाग होते हैं। एक तो 48 बिट का मैक एड्रेस के पहले 24 बिट्स
OUI यानी कि ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर होता है, निर्माता कंपनी का कोड होता है और अंतिम 24 बिट NIC कार्ड का सीरियल नंबर होता है। डीप वेब और डार्क वेब क्या है? डीप वेब इंटरनेट का वह हिस्सा जिसे साधारण सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर सकते, जैसे आपका ईमेल इनबॉक्स और नेट बैंकिंग। डार्क वेब क्या है? यह डीप वेब का वह लुप्त हिस्सा है जिसे केवल विशेष ब्राउजर जैसे टॉर है द ओनियन राउटर से ही एक्सेस किया जा सकता है। यह अक्सर अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है। मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर क्या है? मदरबोर्ड के आकार और शेप को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ATX एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड आज के समय का सबसे मानक और लोकप्रिय डेस्कटॉप मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर है। डेटा संचार के माध्यम क्या है? गाइडेड वर्सेस अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड यानी कि वायर्ड, ट्विस्टेड पेयर, लैन केबल, कोएक्सियल केबल, टीवी डिश और ऑप्टिकल फाइबर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित सबसे तेज है। अनगाइडेड वायरलेस क्या है? रेडियो वेव, वाईफाई, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड टीवी रिमोट। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन का नियम क्या है? बेस 2 से बेस 10। बाइनरी संख्या जैसे 1010 को डेसिमल में बदलने के लिए दाईं ओर से 2 की घात से गुणा करके, उदाहरण के लिए 1010 को 2 बनाने के जो उसका बेस है, अगर इसको हम 10 बनाएंगे तो 0 में 2 की पावर 1 से गुणा करेंगे, फिर 1 में 2 की पावर 2 से गुणा करेंगे, फिर 0 में 2 की पावर, देखिए 0 में 2 की पावर 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 2 में जो है 2 की पावर 1 से गुणा करेंगे तो आपका 2 आएगा। ठीक है, फिर आपका जो 0 है यहाँ पर 2 की पावर 2 से गुणा करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 में 2 की पावर 3 से गुणा करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, तो 8 2 मिलकर 10 हो जाएगा और ये डेसिमल बन जाएगा। तो इस प्रकार से बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन का नियम है। मैं अलग से इस पर वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है? सर्वर वह शक्तिशाली कंप्यूटर जो डेटा रखता है और सेवाएं वेब पेज फाइल प्रदान करता है। क्लाइंट यूजर का डिवाइस कंप्यूटर मोबाइल जो सर्वर से जानकारी मांगता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई केंद्रीय सर्वर नहीं होता है। परीक्षा का अंतिम और अचूक मंत्र क्या है? सटीकता, एक्यूरेसी और नकारात्मक अंकन से आपको बचना है और आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट और करंट अफेयर से अपडेटेड कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवीनतम AI मॉडल। जनरेटिव AI की बात करें तो यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वह शाखा है जो नया टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो या कोड जनरेट कर सकती है। यह मुख्य रूप से LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित होती है। ये केवल डेटा का विश्लेषण नहीं करती बल्कि नए डेटा का सृजन भी करती है। इसके प्रमुख उदाहरणों में GAN यानी कि जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क और डिफ्यूजन मॉडल्स भी शामिल हैं। बात करते हैं GPT 5.5 की। 23 अप्रैल 2026 को OpenAI द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी किया गया नवीनतम फ्लैगशिप AI मॉडल है। इसे विशेष रूप से एजेंटिक कोडिंग, जटिल तार्किक क्षमता और उच्च स्तरीय वैज्ञानिक शोध कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। यह अपने पिछले वर्जन की तुलना में 3 गुना अधिक तार्किक गति प्रदान करता है और जटिल मल्टी स्टेप टास्क को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद मैनेज कर सकता है। GPT 5.5 इंस्टेंट, यह GPT 5.5 का एक हल्का, बेहद तीव्र और किफ़ायती वर्जन है। हालिया बेंचमार्क के अनुसार इसने मेडिकल और कानूनी प्रॉम्प्ट्स में भ्रम गलत जवाब को 52.5% तक कम करने में सफलता प्राप्त की है। हेलुसिनेट कर देते हैं, क्या करते हैं? आपको गलत जानकारी देते हैं, आपको भ्रम में रखते हैं। तो इसका उपयोग मुख्य रूप से रियल टाइम कस्टमर सपोर्ट और उन एंटरप्राइज ऐप्स में किया जा रहा है जहां बहुत कम लेटेंसी की आवश्यकता है। जेमिनी 3.5 फ्लैश 19 मई 2026 को आयोजित गूगल इनपुट IO 2026 इवेंट में लॉन्च किया गया गूगल का एजेंट फर्स्ट AI मॉडल है। यह मॉडल लंबी अवधि की जटिल कार्यों को बहुत ही कम लागत में करने के लिए बनाया गया है। यह मॉडल गूगल के नए डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म गूगल एंटी-ग्रेविटी पर काम करता है और इसके आउटपुट टोकन की गति अन्य फ्रंटियर मॉडल से 4 गुना तेज है। अगला जो इंपॉर्टेंट है, जेमिनी का ओमनी मॉडल, गूगल का 2026 का अत्याधुनिक नेटिव मल्टी मॉडल AI है।
यह टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो को एक साथ इनपुट के रूप में प्रोसेस कर सकता है। यह अत्यधिक उच्च गुणवत्ता, हाई फिडेलिटी और वीडियो और रियल टाइम इंटरएक्टिव मीडिया बनाने में सक्षम है। यह मॉडल गूगल एक्स्ट्रा की तकनीकों का उन्नत रूप है, जो बिना किसी रुकावट के लाइव कैमरे के जरिए आसपास की चीजों को देख और समझ सकता है। क्लाउड 4.7 ओपस 16 अप्रैल 2026 को एंथ्रोपिक कंपनी द्वारा जारी किया गया अत्याधुनिक फ्रंटियर मॉडल है। यह अपनी श्रेणी में सबसे मजबूत डेटा सुरक्षा और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में इसका अपडेटेड वर्जन क्लाउड 4.8 भी मई 2026 के अंत में पेश किया गया। इसने कोडिंग के कठिन बेंचमार्क SWE बेंच वेरीफाइड पर 87.6% का स्कोर बनाकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। क्लाउड जो 5 मॉडल आया है, उस पर अमेरिका की सरकार ने रोक लगा दी है कि किसी भी विदेशी व्यक्ति के हाथ में यह मॉडल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फास्ट है। हर काम ये बहुत कम समय में कर सकता है, जो लाखों और करोड़ों नौकरियों को खा जाएगा। डीप सीक वी वर्जन 4 24 अप्रैल 2026 को प्रीव्यू के रूप में जारी किया गया। चीन का एक अत्याधुनिक ओपन वेट AI मॉडल है। यह 1 मिलियन 10 लाख टोकन के अविश्वसनीय रूप से लंबे कॉन्सेप्ट विंडो को सपोर्ट करता है। यह मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसके प्रो वर्जन में कुल 1.6 ट्रिलियन पैरामीटर्स मौजूद हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय सुपर कंप्यूटिंग और मिशन। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM 2015 यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल है। इसका क्रियान्वयन CDAC पुणे और IISc बेंगलुरु द्वारा मिलकर किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत में 70 से अधिक उच्च क्षमता वाले सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड का एक राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करना है। परम शिवाय क्या है? यह नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत भारत में पहला असेंबल स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया सुपर कंप्यूटर है। इसे प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2019 में IIT BHU वाराणसी में स्थापित और राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसकी क्षमता लगभग 833 टेराफ्लॉप्स है और इसका उपयोग मुख्य रूप से एडवांस्ड मटेरियल साइंस और क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए किया जा रहा है। अर्का एंड अरुणिका क्या है? ये दोनों विशेष रूप से मौसम और जलवायु की सटीक भविष्यवाणी के लिए समर्पित भारत के नवीनतम उच्च क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर हैं। इनमें से अर्का भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे और अरुणिका मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के लिए राष्ट्रीय केंद्र NCMRWF नोएडा में स्थित है। इन सुपर कंप्यूटर्स के आने से ब्लॉक लेवल स्थानीय स्तर पर मौसम का सटीक अनुमान लगाना बेहद आसान हो गया है। प्रत्यूष और मिहिर ये दोनों मौसम विज्ञान और जलवायु अनुसंधान के लिए समर्पित भारत के प्रसिद्ध क्रे XC40 सुपर कंप्यूटर सिस्टम है। प्रत्यूष 4.0 पेटाफ्लॉप्स क्षमता है IITM पुणे में तथा मिहिर 2.8 पेटाफ्लॉप्स क्षमता NCMRWF नोएडा में स्थापित है। संयुक्त रूप से इनकी क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप्स थी, जो भारत को मानसून की सटीक भविष्यवाणी करने वाले चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करती है। इंटरनेट और नेटवर्क टेक्नोलॉजी। वेब 3.0 यह इंटरनेट का नवीनतम और उभरता हुआ स्वरूप है, जो डिसेंट्रलाइज्ड वेब की अवधारणा पर काम करता है। यह मुख्य रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, ब्लॉकचेन तकनीकी, मेटावर्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर आधारित है। वेब 3.0 में डेटा का मालिकाना हक किसी बड़ी टेक कंपनी जैसे गूगल या मेटा के पास न होकर सीधे यूजर्स के पास होता है, जिससे प्राइवेसी और सुरक्षा कई गुना बढ़ जाती है। 5G और 6G तकनीकी की बात करें तो 5G तकनीकी मुख्य रूप से OFDM ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वेब फॉर्म पर काम करती है, जिसमें आदर्श परिस्थितियों में लेटेंसी डेटा ट्रांसफर में लगने वाला समय 1 ms मिलीसेकंड तक कम हो सकता है। भारत 6G मिशन के तहत 2030 तक देश में कमर्शियल 6G लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। 6G तकनीकी में लेटेंसी 0.1 ms मिलीसेकंड से भी कम होगी और इसकी स्पीड 5G से लगभग 100 गुना अधिक होगी, यानी कि 1 Tbps तक। यह टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करेगी। तो आज का ये आपका कंटेंट पूरा होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।
रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो लोअर पीसीएस बैच में ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको एएचसी जो बैच है इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ का, उसमें भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स पर आधारित नोट्स थे। बहुत सारा ऐसा कंटेंट था जो परीक्षा में पूछा गया है और आगे परीक्षा में पूछा जा सकता है। कुछ नया कंटेंट लेकर आया था ताकि आपको कुछ नया पढ़ने को मिले, और जो आयोग नए नए प्रश्न लेकर आ रहा है उनको भी आप कर सकें, ऐसी कोशिश की गई है। और उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर आप मैसेज करिए और हमें बताइए, हम आपको पीडीएफ कैसे मिलनी है उसकी जानकारी देंगे। और इसके अलावा ये जो मैंने वीडियो आज रिकॉर्ड किया है, नए माइक से रिकॉर्ड किया है, तो इसकी आवाज़ की क्वालिटी कैसी लग रही है, पहले से अच्छी लग रही है या पहले से ख़राब, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।